हाय गाइस। आज दो बैंक्स की बात करते हैं। एक्सिस का रिज़ल्ट आया, कोटक का रिज़ल्ट आया। तो कल तो मैंने कहा था एक्सिस को तो मैं 100% डिस्कस करूंगा और साथ में एक और बैंक को डिस्कस करूंगा। तो मैंने कोटक को इंक्लूड किया है इस बारी। दोनों का रिज़ल्ट अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊं, आपको ज़्यादा सस्पेंस नहीं पसंद तो मुझे ओकेश लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। कोटक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर उसका एडवांसेस ठीक तरीके से ग्रो किया है, 17% से उसने एडवांसेस ग्रो किया है, लेकिन उसके और फिगर्स और फाइनेंशियल पैरामीटर्स आप देखेंगे जो मैं आगे डिस्कस करूँगा, उसमें थोड़ा मुझे वीकनेस लगा। और एक्सेस तो वही 10, 11, 12% से ग्रो कर रहा है। इस बार भी उसने 12% से एडवांसेस ग्रो करें। उसमें भी अगर मैं IBPC से जो लेंडिंग होता है, जो दूसरे बैंक्स को वो लेंड करता है, इंटर बैंकिंग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स जिन्हें हम कहते हैं IBPC सर्टिफिकेट्स, तो उसको अगर मैं इंक्लूड करूँ तो 12%, अगर उसको भी मैं हटा दूँ तो 11% से इन्होंने ग्रो किया एक्सिस ने। तो चलो पहले एक्सिस कोटेक की बात करते हैं, फिर एक्सिस की बात करेंगे। तो कोटेक में आपको सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा, इफ़ यू आर न्यू टू द बैंक और इफ़ यू आर न्यू टू एक्सिस और कोटेक, दोनों केसेस में तो इनकी सब्सिडियरीज भी हैं। लाइक स्टॉक मार्केट को या फिर कैपिटल मार्केट्स को केटर करने के लिए कोटक के पास कोटक सिक्योरिटीज़ है। और अगर इनको जैसे एसेट मैनेजमेंट के लिए केटर करने के लिए कोटक AMC है। और इनका एक जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस भी है। लेकिन पहले तो वो 100% सब्सिडियरी था, जो कोटक जनरल इंश्योरेंस था, कोटक बैंक का वो 100% सब्सिडियरी था। लेकिन पिछले क्वार्टर में इन्होंने ज्यूरिक इंश्योरेंस को अपना 70% स्टेक डाइवेस्ट कर दिया है। तो उससे क्या चीज़ें हुई वो मैं आगे जाके बताऊंगा, बट मोटा माटी आप समझो कि जैसे आपने अपना स्टेक डाइवेस्ट किया अपनी सब्सिडियरी में, तो आपने जिसको डाइवेस्ट किया है, जिसको बेचा है, वो आपको पैसा देगा। ठीक है, अब वो पैसा आपके नेटवर्थ में आएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। नेटवर्थ मतलब आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी, रिजर्व्स, बुक वैल्यू, आप कुछ भी समझो, वो आपका पैसा अपने पास आया। तो अपने पैसा आपके पास अब ज़्यादा हो गया है, जस्ट बिकॉज यू हैव सोल्ड अ पार्ट ऑफ योर सब्सिडियरी, अ मेजर पार्ट ऑफ योर सब्सिडियरी। तो अचानक आपके पास नेटवर्थ, आप बुक वैल्यू भी से कह सकते हैं, तो वो ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से क्या होता है, आपका ROE का जो फिगर होता है वो थोड़ा सा कम आ जाता है। बिकॉज प्रॉफिट तो आप अभी उतना ही कर रहे हैं जितना पहले से करके आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट। लेकिन आप जब डिवाइड करते हैं, ROE का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब नेट प्रॉफिट तो आप उतना ही करेंगे जितना आप करते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका जाता रहेगा। लेकिन अचानक से आपका जब शेयर होल्डर्स इक्विटी बढ़ गया, नेटवर्थ बढ़ गया या बुक वैल्यू बढ़ गया, बिकॉज आपको पैसा मिला है ज्यूरिक इंश्योरेंस से, तो आपका जो डिनोमिनेटर है ROE के फॉर्मूले में, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आपका ROE कम आ जाएगा। तो वो भी चीज़ें मैं आगे समझाऊंगा क्या क्या हुआ है। तो मैं कंसोलिडेटेड डिस्कस करूंगा इसके बाद, लेकिन पहले सिर्फ बैंक के हाईलाइट्स करूँ। इंडिविजुअली मैं इनके AMC और सिक्योरिटीज़ की बात नहीं करूंगा जो इसकी सब्सिडियरीज़ हैं, बिकॉज फिर बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं बैंक्स के हाईलाइट की बात करता हूँ। पैट की अगर मैं बात करूँ, Q2 FY25 को कंपेयर करेंगे हम Q2 FY24 से, मतलब आज से एक साल पहले वाले क्वार्टर से। तो पैट आप देखेंगे सिर्फ 5% से बढ़ा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नथिंग टू सेलिब्रेट है एटलीस्ट। अब फिर हम निम्स की बात करते हैं। निम्स आपका अभी 4.91% पे है, पहले 5.22% पे हुआ करता था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ड्रैग आया है और ये ड्रैग चलता जा रहा है। एटलीस्ट मैं अगर कोटेक की बात करूँ, पहले निम्स समझते हैं निम्स क्या होता है, फिर मैं इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपको देना चाहूँगा। निम्स आपका होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फॉर्मूला होता है नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय योर अर्निंग एसेट्स। अब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, बैंक आपसे 4-5% पे लोन उठाता है, डिपॉजिट उठाता है या मार्केट से बोरो करता है, तो उसका लेट्स से कॉस्ट ऑफ फंडिंग ब्लेंडेड अगर मैं बात करूं तो लेट्स से 5% की आई। लेकिन उसने आगे जाके 9% पे लोन दिया, तो 4% का इंटरेस्ट वो कमा रहा है। तो ऐसे उसने सारे लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट कमाया। तो जितना उसने इंटरेस्ट कमाया उसको अगर हम उसका फिगर देखेंगे तो वो आता है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट नेट ऑफ व्हाट, नेट ऑफ एक्सपेंसेस। आपने इंटरेस्ट इनकम कितनी करी उसको माइनस करेंगे, आपने दिया भी ना अपने, जहाँ से आपने फंड उठाया है आपने उसको भी पैसा देना है, तो वो माइनस करके आपने जितना कमाया वो नेट इंटरेस्ट इनकम। उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे अर्निंग्स एसेट से, तो आपका आ जाएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे सोचेंगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज़्यादा उतना अच्छा, और होता भी है, होना भी चाहिए। तो अब इस केस में आप देखोगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में अभी 4.91% के हो गए हैं, पहले 5.22% के थे। और 5.22% से ये बीच में बढ़ के 5.28% भी हुए थे, और फिर 5.02% हुआ था, और अब जाके 4.91% हो गया है। तो एक निम्स का जो ट्रैजेक्टरी है वो लगातार इस बैंक के लिए डिक्लाइन कर रहा है, विच इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर अ बैंक। और ये हो क्यों रहा है, बिकॉज पिछले क्वार्टर में इनके पास लिक्विडिटी भी थी। अगर आप फॉलो करते हैं तो इन्होंने क्या किया, जब पैसा होता है ना किसी बैंक के पास, तो वो इतना नहीं सोचता है हमको हाई यील्डिंग एसेट्स पे जाना है
मतलब जो ज़्यादा लोन जो फिर जब मतलब पैसा है अगर आपके पास ना, तो आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस पैसे को लोन पे लगाओ और उससे पैसा कमाओ। तो आप ये नहीं देखते हैं कि आपको 12% का यील्ड मिल रहा है या 9% का मिल रहा है, 10% का मिल रहा है, आप डायरेक्ट लोन दे देते हैं आगे। तो यही हुआ था पिछले क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर में इसका 5.02 जितना मुझे ध्यान आता है उतना इसका निम्स हो गया था, तो ऑलरेडी कंप्रेशन में था। दूसरा, अगर आपको ध्यान होगा, अप्रैल में आरबीआई का सर्कुलर आया था, इनको आरबीआई ने ठोक डाला था इनके जो डिजिटल वाला इनका सेगमेंट है कि उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू आरबीआई इनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। तो उस वजह से इन्होंने क्या किया कि ऑन बोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन चैनल्स बंद कर दिया था और क्रेडिट कार्ड इशू करना भी बंद कर दिया था। अब इससे प्रॉब्लम क्या आया था कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग ये ठीक से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग क्या होता है, आपको पर्सनल लोन्स वगैरह जिसमें कोई लेंड नहीं करना है, वो आपको ऑनलाइन आप वो दिया करता था बैंक। तो अब जब ऑनलाइन मीडियम में दिक्कत आ गई तो अनसिक्योर्ड नहीं दे पा रहे हैं, और अनसिक्योर्ड लेंडिंग आपका यील्ड ज़्यादा मिलता है आपको। जब ऑब्वियसली ना, आप होम लोन देंगे तो घर आप गिरवी रख रहे हैं, कस्टमर घर गिरवी रखता है, तो आप ज़्यादा रेट नहीं चार्ज कर सकते हो। और ऑलरेडी होम लोन में तो बहुत सारा कंपटीशन है। तो लेकिन जब आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास एक मौका होता है कि अपनी यील्ड को बढ़ाने का, आपके निम्स को बढ़ाने का इवेंचुअली। तो वो भी नहीं कर पाया था बैंक बिकॉज ऑफ आरबीआई। तो इसके वजह से इसके निम्स लगातार गिर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग साइन फॉर दिस बैंक। अब मैं बात करता हूँ कॉस्ट टू इनकम की, तो वो भी आप देखो थोड़ा सा बढ़ता ही जा रहा है। मतलब आपका कितना कॉस्ट आ रहा है डिवाइडेड बाई और कितनी आपकी इनकम है, ओपेक्स आप मान सकते हैं इसको, लेकिन वो भी बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट आपकी बढ़ रही है ना, तो इट्स अ बैड साइन। निम्स बढ़ने चाहिए तो निम्स कम हो रहे हैं, कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए तो कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। आरओए ऑब्वियसली आपका ज़्यादा होना चाहिए। आरओए और आरओई में क्या डिफरेंस होता है, न्यूमरेटर तो सेम रहता है नेट प्रॉफिट, लेकिन आरओई के केस में हम शेयर होल्डर्स एक्विटी से डिवाइड करते हैं, आरओए के केस में हम एसेट से डिवाइड करते हैं। और एसेट होता है आपका शेयर होल्डर्स एक्विटी प्लस डेट, या आपकी जितनी लाइबिलिटीज़ हैं। आप दो तरीके से एसेट कमा सकते हैं, आप दो तरीके से पैसा उठा सकते हैं। या तो आपका खुद का पैसा है जिसे हम आरओई से डिनोट करते हैं, मतलब एक्विटी से डिनोट करते हैं। एक्विटी मतलब आपका खुद का पैसा। तो जब हम सिर्फ खुद के पैसे पे रिटर्न की बात करते हैं कि हमने खुद के पैसे पे कितना कमाया, हम डिसरिगार्ड करते हैं डेट को, तो वो हमें पता चलता है आरओई से। लेकिन हम जब खुद का पैसा प्लस डेट का उठाया हुआ पैसा, मतलब हम पे जितना भी एसेट है उसके ऊपर हमने कितना कमाया, वो हम करते हैं आरओए से डिनोट। और बैंक के केस में सिंस बैंक लेवरेज बहुत ज़्यादा लेता है, डेट बहुत ज़्यादा उठा के चलता है, तो आरओए का नंबर यूजुअली बैंक्स के केस में यही रहता है, 1, 1.5, 2, 3, 4%। अगर एनबीएफसी वगैरह हैं तो उसमें 3-4% का होता है, लेकिन ये बड़े प्राइवेट बैंक्स के केस में यही 2, 2.5, 3% का भी, 3% भी बहुत कम होता है। तो आप देखो 2.45 था पिछले साल, अब 2.17 हो गया है। तो ये आप बताएं, खुद आप सोचना कि ये अच्छी बात है या गलत बात है बैंक के लिए। तो चौथा हम बात करते हैं कस्टमर एसेट्स, मतलब लोन बुक वगैरह 18% से बढ़ी है। वो मैंने आपको बताया कि 18% से एडवांसेस इन्होंने बढ़ाए हैं। अब नेट एनपीए की मैं बात करूं, नेट एनपीए क्या होता है, पहले आप नेट एनपीए से पहले आप जीएनपीए समझो, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और नेट एनपीए मतलब नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आपने मतलब कितना प्रोविजन किया, आपके कितने लोन्स ख़राब हुए हैं, तो आपका वो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट आता है। लेकिन आप कुछ प्रोविजन करते हैं उसके लिए, मतलब बैंक को समझ आता है कि आगे जाके हमारा कोई भी ये मॉडलिंग अपनाए, ईसीएल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वाला मॉडल अगर ये अपना के चलते हैं, तो अब इनको समझ आता है कि आगे जाके हमारे इतने लोन्स ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए इन एडवांस प्रिपेयर करते हैं, प्रोविजंस को साइड रखते हैं। जब रेवेन्यू से प्रॉफिट होते होते फ्लो आता है नीचे, तो प्रॉफिट जब आने वाला होता है उसके पहले ही एक फिगर खींच लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, प्रॉफिट कम दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमने इतना पैसा साइड कर दिया है ताकि आगे जाके जो भी लोन के लॉसेज हों उसको हम कंपनसेट कर सकें। तो जब हम टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, जो हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, उसमें से जब हम ये प्रोविजन का फिगर माइनस करते हैं तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आता है। अब इस केस में आप देखो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ा है, 0.31 था पहले, 0.37% था पहले, अब 0.43% हो गया है। तो आपको समझ आ रहा होगा, बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये ख़राब चीज़ है बैंक के लिए। कासा रेशियो भी आप देखोगे 48.3% से होके 43.6% पे आ गया है, तो ये भी ख़राब चीज़ है इस बैंक के लिए।
या किसी भी बैंक के लिए। अब कासा पे लोग इतना इसीलिए फोकस करते हैं क्योंकि कासा इज़ योर लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, लो कॉस्ट ऑफ फंड्स। बैंक को मैंने बोला बिजनेस मॉडल क्या है, बैंक को पैसा उठाना है। अब वो पैसा बैंक यही चाहेगा ना, कम से कम रेट पे मैं पैसा उठाऊं ताकि मैं अपना नेट इंटरेस्ट इनकम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा कमा सकूं। तो कम से कम पैसा बैंक कैसे कमाता है, या तो करंट अकाउंट खोलेंगे बिजनेसेस आके, वहाँ पे बैंक को कुछ पे नहीं करना होता है। लेकिन दूसरा उससे थोड़ा सा महंगा होता है सेविंग्स अकाउंट, बट स्टिल वो बहुत कम होता है, जिसमें हम सब लोग जाके बैंक्स में अकाउंट जो खुलाते हैं सेविंग्स अकाउंट्स। तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कासा। तो कासा जितना ज़्यादा होगा किसी बैंक के टोटल डिपॉजिट्स में से, बाकी फिर तीसरा क्या करता है, या तो वो बॉन्ड्स खरीदता है या मार्केट से उठाता है या किसी भी तरीके से एक्विटी रेस करेगा, जो भी है वो तो डिपॉजिट में। फिर जब हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो टोटल डिपॉजिट में जितना ज़्यादा कासा का रेशियो होता है तो उतना ज़्यादा किसी बैंक के लिए अच्छा है, बिकॉज उसका मतलब कॉस्ट ऑफ फंड उस समय कंट्रोल्ड है। ठीक है, टर्म डिपॉजिट भी होता है लेकिन वो कासा में नहीं आएगा ना। टर्म डिपॉजिट में वैसे भी बैंक को ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, 6-7-8% का। तो आप इस चीज़ को देखें, कासा रेशियो भी बैंक का कम हुआ है, विच इज़ द बैड साइन। बाकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक का बढ़ा है, तो ये इसीलिए भी बढ़ा है। अगेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है कि आपके पास कितना कैपिटल है एडिक्वेट। और आरबीआई का होता है कि 15 डंडा नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली बैंक्स कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 15 से नीचे हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं आना चाहिए। तो इसका तो 22 है, अच्छा है, और थोड़ा इसीलिए भी बढ़ा है इसका पिछले साल से। अगेन सेम रीज़न जो इसने ज्यूरिक इंश्योरेंस को अपना डाइवेस्ट किया था स्टेक। कंसोलिडेटेड लेवल पे आप अपनी स्क्रीन्स पे देखो, सेम चीज़ें जो मैंने बताई आप पॉज करके 1 सेकंड के लिए देख लेना। कंसोलिडेटेड और जो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड बताई उसमें यही डिफरेंस है कि वो सिर्फ बैंक के ऑपरेशंस का था, इस कंसोलिडेटेड में सारे आ गए। इसकी कोटेक एएमसी भी आ गया, कोटेक सिक्योरिटीज़ भी आ गया, और जो इन्होंने स्टेक बेचा था जिसका इंश्योरेंस वाला, वो भी बिज़नेस आ गया, और ग्रुप के जो थोड़े मोड़े और बिजनेसेस है वो भी आ गए। आप ये पॉज करके देख लेना, कॉन्सेप्ट सेम है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी 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 डिपॉजिट्स के आप हाल चेक करो, कोटक महिंद्रा बैंक के जो अपनी स्क्रीन पे आप देखोगे। तो सबसे पहले मैं कासा की बात करता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया सितंबर 24 में आते आते वो 43.6% का हो गया है, सितंबर 23 में वो 48.3% का था, और जून 24 में वो 43.4% का था। अब आप आगे वाली फिगर्स को चेक करो जहाँ पे एवरेजेस लिखा है, जो सेकंड जो टॉप राइट कॉर्नर पे है। ठीक है, तो आप देखेंगे टोटल डिपॉजिट तो बढ़े हैं YoY 16% से, करंट अकाउंट बढ़ा है सिर्फ 6% से, और सेविंग्स अकाउंट बढ़ा है मेयर 2% से, तो और टर्म डिपॉजिट बढ़ा है 26% से। तो टोटल डिपॉजिट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट प्लस टर्म डिपॉजिट। तो आप अगर देखेंगे टोटल डिपॉजिट सिर्फ ऊपर ऊपर की बात करेंगे तो टोटल डिपॉजिट्स तो 16% से बढ़े हैं, विच इज़ अ गुड साइन। आप देखेंगे यार टोटल डिपॉजिट तो अच्छे बढ़ाए हैं इस बैंक ने, मतलब फंडिंग का इसको इतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप अगर और ग्रैन्युलर जाके चेक करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि करंट अकाउंट में कोई ग्रोथ नहीं है, सेविंग अकाउंट में कोई ग्रोथ नहीं है। जितना भी ग्रोथ आया है वो आया है टर्म डिपॉजिट को लेके, जो 26% से बढ़े हैं। अब टर्म डिपॉजिट बढ़ाना है किसी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बिकॉज आपको हल्का सा, आप ऑलरेडी ज़्यादा रेट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को जो FD वगैरह कराते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टर्म डिपॉजिट जिसमें फिक्स टर्म होता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी आप ज़्यादा रेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कस्टमर्स इजीली आ ही जाते हैं टर्म डिपॉजिट पे। तो आप वही देखेंगे कि इसका कासा में प्रेशर आ रहा है, एंड इट्स नॉट अ थिंग दैट इज़ यूनिक टू दिस बैंक। आप एक्सिस ले लो, HDFC को तो हाल ही ख़राब हो रखे हैं, उसको वो कासा डिपॉजिट रेज कर ही नहीं पा रहा है। और भी बैंक्स आप देखोगे IDFC फर्स्ट बैंक के अलावा जितने भी आप बैंक्स को देखोगे ना, वो डिपॉजिट रेस करने में उनको हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली सारा पैसा इक्विटी मार्केट्स में जा रहा है या किसी भी एक एसेट में जा रहा है जो हाई यील्ड आपको ईजिली प्रोवाइड करे। सेविंग्स अकाउंट में 4-5% के लिए कौन पैसा अपना लॉक करके रखेगा। फिर इसके नीचे वाला आप फिगर चेक करो, कॉस्ट ऑफ फंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखो अभी 5.15% के हो गए हैं, जो पिछले बारी 4.78% के हुआ करते थे पिछले साल। अब मैं हमेशा एक चीज़ इस चैनल पे आके मैंने कही है, दैट राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स इज़ अ नाइटमेयर फॉर अ बैंक। आपको यही चेक करना है कि अगर कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है तो इमीडिएटली बैंक के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने कॉस्ट ऑफ बढ़े हुए फंड को आगे ट्रांसफ़र करे कस्टमर्स के पास, लेकिन जैसे ही वो करेगा कस्टमर उससे चला जाएगा। कस्टमर बोलेगा यार मैं उस बैंक पे ना जाऊं जिसका जो मेरे को कम रेट पे लेंड कर रहा है। तो
अगर सिर्फ एक बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है, बाकी बैंक्स का नहीं बढ़ रहा है, तो वो बैंक को बहुत दिक्कत आने वाली है। लेकिन सारे इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है, बहुत ही कम बैंक से जो अपना कॉस्ट ऑफ फंड बचा के चल पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट अगेन इंडिविजुअल लेवल पे तो प्रॉब्लम आएगा ही ना आपको। एटलीस्ट 4.7 से 5.15% का आपका कॉस्ट ऑफ फंड हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्ट ऑफ सेविंग्स अकाउंट भी आप देखो, पहले 4.05% ब्लेंडेड दिया करते थे सेविंग्स अकाउंट पे, अब 4.12% दे रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एनकरेज करने के लिए लोगों को कि आप सेविंग्स अकाउंट खुलाओ। बाकी आई थिंक इस बैंक का डिस्कशन हो चुका है। GNPA NNPA की मैंने अभी बात नहीं करी, वो तो मैंने कर ली थी ना। लेकिन चलो ठीक है, एसेट क्वालिटी को एक और बार समझ लेते हैं। GNPA का आप राइट वाला ग्राफ टेबल चेक करना। GNPA का आप देखोगे 30 सितंबर 2024 में 1.49% का हो गया है, जो पिछले साल 1.72% का था, लेकिन इससे पहले वाले क्वार्टर में 1.39% का था। तो YOY तो ठीक रहा है, मतलब YOY तो डिक्रीज़ हुआ है इनका GNPA का फिगर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज़ आया है इनके GNPA के फिगर में। और ये आपको इससे भी पता चलेगा। लेफ़्ट वाला आप देखो, इस टाइम पे फ्रेश स्लिपेजेस। अब फ्रेश स्लिपेजेस आप देखोगे ना, तो Q2 FY25 में 1875 CR के हैं, और जो इससे पहले वाले क्वार्टर में, मतलब Q1 FY25 वाले जो ग्रीन वाले कॉलम में है, वो सिर्फ 1358 का था। फ्रेश स्लिपेजेस मतलब आप ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। अब आपका स्लिपेजेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपकी GNPA में भी रिफ्लेक्ट होगी, जो आपको राइट साइड ऑफ टेबल में रिफ्लेक्ट हो रही है। और NNPA की बात करें तो सेम ट्रेंड है, पिछले क्वार्टर से बढ़ा है 0.35% से 0.43% हुआ है, लेकिन पिछले साल जो था 0.37%। यहाँ पे तो NNPA का फिगर बढ़ा ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इट्स अ बैड साइन। बाकी ठीक है, ऐसे इसका तो हो गया डिस्कशन। अब हम करते हैं एक्सिस बैंक का डिस्कशन। आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ बची है। अगेन इनको दिक्कत, कोटेक में आपको क्या चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि RBI का इनका बैन कब हटेगा, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है, खास करके बिकॉज इनको क्या है ना, यील्ड बढ़ाने के लिए इनको अनसिक्योर्ड लेंडिंग प्रोवाइड करनी है, माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करना है। अब माइक्रो क्रेडिट ही ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं सोनाटा फाइनेंस को, जब से इन्होंने एक्वायर किया है तो 16-17 स्टेट्स में ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि कब जाके ये अपना जो माइक्रो क्रेडिट वाला है या फिर जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाला है पर्टिकुलरली, वो कब से स्केल अप कर पाते हैं, बिकॉज मार्जिन्स उसी में है। और ठीक है, इसके लिए अभी इतना ही है। अब आपको एक और चीज़ बतानी थी कि इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड की पर्सनल बुक को एक्वायर कर दिया है 4100 CR की। कितने में किया, क्या किया, ये नहीं पता है। मतलब एक एग्रीमेंट में आए हैं, किया है। अब इतना बड़ा बैंक जब कुछ चीज़ पब्लिक करता है तो मतलब चीज़ें फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो ही गई होती हैं। अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन दे विल फाइनली एक्वायर द पर्सनल लोन एसेट्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपना बेचा है वाला सेगमेंट, और वो इन्होंने ले लिया है। वो इसीलिए भी आई थिंक लिया है क्योंकि उनको बहुत दिक्कत आ रहा है, पर्टिकुलरली आफ्टर RBI's इंटरवेंशन ऑन अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाला, जो भी इनका डिजिटल वाला जो भी प्रोडक्ट था, बिकॉज वो अनसिक्योर्ड ही कस्टमर्स के पास जाता था। तो देखते हैं उसके बाद, उस एक्विजिशन के बाद कैसा रहेगा। और यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि ऑन वन हैंड HDFC अपने एसेट्स को सिक्योरिटाइज कर रहा है, लोन्स को सिक्योरिटाइज कर रहा है, मतलब अपनी बैलेंस शीट में वो लोन्स को काट काट के बेच रहा है, ठीक है। लेकिन कोटेक दूसरे बैंक से खरीद रहा है बुक, तो यहाँ पे आपको फ़र्क पता चलेगा LDR का, लोन डिपॉजिट रेशियो, बिकॉज जितना मुझे ध्यान पड़ता है कोटेक का अभी 87-88% के अराउंड लोन डिपॉजिट रेशियो है, और इतना ही रहना चाहिए RBI के हिसाब से। अगर ज़्यादा आपका हो जाता है तो डंडा पड़ता है RBI से। लोन डिपॉजिट रेशियो मतलब आपने कितना लोन दिया अगेंस्ट आपके पास कितने डिपॉजिट हैं। तो अगर लोन बहुत ज़्यादा हो गया, 100% से ऊपर ये फिगर हो गया, मतलब लोन आपके लेट्स से 1 लाख रुपए के आपने लोन प्रोवाइड किए, लेकिन डिपॉजिट आपके पास सिर्फ 90,000 का है, तो उस केस में बैंक के पास एक लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकता है। कभी भी बैंक के पास रन ऑन आ गया तो बैंक कैसे प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को। तो इसीलिए RBI कहता है कि आपका जो लोन डिपॉजिट रेशियो वो कम होना चाहिए। एक बहुत एग्जैक्ट गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन HDFC के केस में आप चेक करेंगे तो 103-106% का लोन डिपॉजिट रेशियो हो गया था। इसीलिए वो अपनी लोन बुक्स को काट काट के बेच रहा है कि अपनी लोन को बुक की छुट्टी मारो और अपना LDR रेशियो कम लेके आओ। इसीलिए वो डिपॉजिट ज़्यादा स्पीड से बढ़ा रहा है HDFC बैंक, और लोन कम स्पीड से दे रहा है। देखा होगा आपने 2-3-4-5% से ग्रो कर रहा है वो तो। और कोटक के केस में सिंस इसके पास एक यही अच्छा पॉइंट है कि इसके पास
एक जिसे कहते हैं ना कि लीवे है, 87% पे इसका LDR है, अच्छा फिगर है। तो ये लोन बुक खरीद सकता है दूसरों से, इसको बेचना नहीं पड़ रहा है। तो एक स्टॉक कंपैरिजन आपको दिखेगा, सोचा ये भी आपको बता दूं। बाकी जल्दी से एक्सेस की बात करते हैं। साइड की टेबल आप बाद में पॉज करके देख लेना क्या क्या फिगर आया है। मैं आपको सेम चीज़ें बताता हूँ। डिपॉजिट कैसे बढ़े, 14% YOY बढ़े हैं। आपको दिखेगा दो इसमें डिपॉजिट की फिगर हैं, दोनों A और B करके इन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा है YOY। तो आपका एक है पीरियड एंड बैलेंस और दूसरा है क्वार्टरली एवरेज का। तो मैं ऊपर वाला ही फिगर देखता हूँ जो एंड बैलेंस वाला है, ठीक है। तो 14% से YOY इनका डिपॉजिट बढ़ा है। डिपॉजिट अगेन मैंने जो चीज़ें कोटक के केस में डिस्कस करी हैं सेम आपको इसके केस में समझना है। फिगर्स ऑब्वियसली इधर उधर होंगे लेकिन आपको ध्यान देना है सेम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो डिपॉजिट देखो 14% YOY बढ़ा है, उस केस में कितना बढ़ा था 21%, अगर आपको अभी भी ध्यान है तो। अब कासा का रेशियो देखो आप कितना है, कासा का रेशियो है 41%, कोटक के केस में कितना था 43%। तो फ़ायदा हुआ ना कोटक को, एटलीस्ट एक्सिस से अच्छा है अपने कासा रेशियो को इम्प्रूव करने में। और 59% इसके बाकी के डिपॉजिट हैं जिसमें इसके टर्म डिपॉजिट वगैरह आते हैं, ठीक है। साइड वाला पाई चार्ट चेक करो, एडवांसेस वाला मैंने आपको बताया 11% से इसने अपने एडवांसेस ग्रो किए थे, 12% से भी किए हैं, लेकिन उसमें हम IBPC लेंडिंग जो दूसरे बैंक को हम लेंड करते हैं वो उसको अगर इंक्लूड करेंगे तो 12% से। अब रिटेल, SME और कॉरपोरेट इनके 3 डिवीज़न हैं। तो आप नीचे से मतलब दूसरे पाई चार्ट के नीचे आप देखो, रिटेल 15% से ग्रो किया है, SME 16% से ग्रो किया है और कॉरपोरेट 3% से ग्रो किया है। तो जितने भी ये बैंक्स हैं ना ये रिटेलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि बिकॉज इन्होंने अपने हाथ जलाए हैं कॉरपोरेट लर्निंग करते करते, पर्टिकुलरली कोटक वगैरह ने। तो वो रिटेलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो रिटेल में अच्छी ग्रोथ है, SME में भी अच्छी ग्रोथ है। SME में भी इतना कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, लेकिन कॉरपोरेट लर्निंग इज़ वेरी रिस्की। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात करूं तो 24% YOY बढ़ा है, 6% QOQ बढ़ा है। अच्छा है, मतलब YOY तो अच्छा खासा ग्रोथ है। वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो दोनों केसेस में अच्छा ग्रो किया है। वहाँ पे सिर्फ 5% का ग्रो किया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो 18% से ग्रो किया है YOY और 15% से ग्रो किया है QOQ। तो दोनों ही अच्छा है, मतलब लेवरेज काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि इसको मिला है। अब जो टेबल है उसमें से भी 3 पार्ट हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो आप खुद पढ़ लेना, बैलेंस शीट आप खुद देख लीजिएगा। की रेशियोज़ मैं आपको बता देता हूँ। की रेशियोज़ में भी मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। जो चौथे 5वीं लाइन पे है कंसोलिडेटेड ROA एनुअलाइज्ड। अब ये भी इन्होंने 2 तरीके का दे रखा है, एक तो Q2 FY25 का और H1 FY25 का। कल पॉलीकैब और KEI के केस में मैंने बताया था H1 क्या होता है, Q1 और Q2 का मिक्स, और H2 क्या होता है, Q3 Q4 का मिक्स। तो इस जो FY25 है, मतलब जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसके 2 क्वार्टर्स हो चुके हैं। एक तो Q2 FY25 अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, लेकिन Q1 ऑलरेडी ख़त्म हो गया। तो हम Q1 और Q2 के रिजल्ट को कंबाइन करके हम H1 FY25 का फिगर बता सकते हैं। तो सेम चीज़ यही बैंक ने यहाँ पे दिखाई है, कंसोलिडेटेड ROA। अगर हम सिर्फ इस क्वार्टर की बात करें, ऊपर आप देखेंगे Q2 FY25 की अगर आप बात करें तो 1.92% पे है, और H1 FY25 की बात करेंगे तो 1.80% पे है। तो Q1 FY25 का यहाँ इन्होंने दे नहीं रखा है, वरना मैं इसको कंपेयर भी कर लेता, लेकिन वो चलो आगे जाके कंपेयर कर लेंगे। कंसोलिडेटेड ROE इनका कितना है 18.08% का Q2 FY25 में, और 17.43 H1 FY25 में। तो ROE अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सिस बैंक का फिर भी ROE की जो ट्रेजेक्ट्री है वो ठीक जा रही है। कोटक की ROE की ट्रेजेक्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, वो ख़राब होती जा रही है। एक्सिस की अच्छी होती जा रही है। अगर आपको इस चीज़ से समझना है, इससे अच्छी मैं आपको कोई और स्लाइड दिखाऊंगा, ये इतना अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, जो इस बैंक के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हुआ है, कम हुआ है। 3.99% पे इसका मार्जिन आ चुका है, जो पहले 4.05% का हुआ करता था। कैसे आपको पता चला, आप देखो थर्ड वाला ग्राफ देखो। आप, मैं ग्राफ ऐसे गिनता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आप थर्ड वाला देखो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं गिनता मैं, और किसी भी वीडियो में नहीं करूँगा। ये एक रूल रहेगा कि फर्स्ट ग्राफ, अगर 4 ग्राफ हैं किसी भी इमेज स्लाइड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो आप थर्ड वाला देखो जिसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन लिखा है, तो आपको साफ समझ आएगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसमें कम होता जा रहा है।
मैं दोबारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन नहीं समझाऊंगा, आप बैक करके देख लीजिएगा, कोटक के केस में मैंने आपको समझा दिया है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होता जा रहा है, विच इज़ अ वेरी पुअर साइन फॉर अ कंपनी। इसका होता ही जा रहा है, आप देखेंगे ना 4.06 था Q4 FY24 में, फिर 4.05 आया, अब 3.99 हो गया। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डिक्लाइन इज़ अ डिक्लाइन, इन्वेस्टर्स को वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस केस में लगा था बिकॉज कल 5% अप था एक्सिस बैंक। कॉस्ट ऑफ फंड की आप बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम। कोटक के केस में भी आपने देखा कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता जा रहा है, एक्सिस के केस में भी आप देखो, जो सेकंड वाला ग्राफ है कॉस्ट ऑफ फंड वाला, आप देखो कहाँ से वो मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है इसमें। और कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया कि अब बैंक्स के पास क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। बाकी निम्स का मूवमेंट आप देखो फोर्थ ग्राफ में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवमेंट समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंस दे रखा है तो समझने में क्या दिक्कत है। तो Q1 FY25 में निम्स था 4.05%, और इस बारी इम्पैक्ट आया वन ऑफ्स का, वो आगे जाके मैं देखूंगा कौन कॉल जब सुनूंगा कि वो वन ऑफ्स की क्या बात कर रहे हैं। तो 0.05% का नेगेटिव इम्पैक्ट आया बिकॉज वो रेड में डिनोट कर रखा है, और स्प्रेड भी बैंक का कम हुआ है बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा है, तो स्प्रेड कम होगा, बिकॉज यील्ड में ज़्यादा छेड़छाड़ आप कर नहीं सकते हो बिकॉज कस्टमर छोड़ के भाग जाएंगे। तो इस केस में आप देखो 0.01% का स्प्रेड में इम्पैक्ट आया है। तो टोटल इम्पैक्ट जो आप देखेंगे Q1 FY25 में 4.05% पे जो निम्स हुआ करते थे, वो अनफेवरेबल इम्पैक्ट के बाद Q2 FY25 में 3.99% के आ गए हैं। बुरी बात है। अब GNPA NNPA की यहाँ पे हम बात करते हैं, फर्स्ट ग्राफ की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो देखोगे आप ऑब्वियसली GNPA में भी डिक्लाइन आया है, और NNPA स्टेबल है, लेकिन जो GNPA है उसमें डिक्लाइन आया है। तो एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लिटरली मुझे एसेट क्वालिटी ठीक लगी इस बैंक की। अब सेगमेंटल आप देखेंगे तो सेगमेंट जो सेकंड ग्राफ है यहाँ पे, जो सेकंड इन्होंने पिक्चर दी हुई है, उसमें रिटेल है, कमर्शियल बैंकिंग है, होलसेल बैंकिंग है, WBG CBG कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप, WBG होलसेल बैंकिंग ग्रुप, और टोटल। तो आप कैपिटल एडिक्वेसी प्रोविजन कवरेज रेशियो देखो, रिटेल में 67% है, उधर CBG में 70% है, 93% WBG में है, टोटल 77% है। प्रोविजन कवरेज रेशियो अच्छा है बैंक का, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडिविजुअली GNPA NNPA आप इस यहाँ पे पॉज करके सेगमेंट्स में डिफरेंट सेगमेंट्स में देख सकते हो, रिटेल CBG WBG टोटल में, ठीक है। टोटल का तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, पिछले वाले ग्राफ में दिखा लिया था। स्लिपेजेस की अगर हम बात करें, थर्ड वाला जो इन्होंने चार्ट दिखा रखा है, तो स्लिपेजेस भी पहले से तो थोड़ा ज़्यादा हुए हैं, लेकिन मतलब पहले की अगर मैं बात करूँ 3-4 क्वार्टर्स से पहले की मैं बात करूँ, कहाँ Q2 FY24 में 1.49% के स्लिपेज हुआ करते थे, वो अभी जाके 1.78% के हो गए हैं। बट पिछले क्वार्टर में स्लिपेजेस बढ़ गए थे, उस हिसाब से कम हो रहे हैं। स्लिपेजेस जितने कम, उतना आपका आगे जाके आपके लॉसेस कम होंगे, मतलब आपके लोन ख़राब नहीं होंगे, NPAs नहीं जाएंगे। दोनों आप देख लो, ग्रॉस और नेट स्लिपेजेस दोनों आप देख लो। क्रेडिट कॉस्ट की मैं अगर बात करूं, तो क्रेडिट कॉस्ट पहले से तो बढ़ी हुई है। अगेन पिछले क्वार्टर तो अच्छा नहीं था इस बैंक के लिए, तो पिछले क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट आया है। क्रेडिट कॉस्ट मतलब आपने कितना पैसा खर्च किया प्रोविजंस के लिए, ठीक है, तो आप जितना कम खर्च करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। तो क्रेडिट कॉस्ट आपकी, क्रेडिट मतलब आपने कितना लोन दिया, क्रेडिट मतलब वही है ना, उधार आप देते हैं अपने कस्टमर्स को, लोन को। क्रेडिट कॉस्ट मतलब वो उधार देते देते उस पूरे प्रोसेस में आपने कितना पैसा खोया, कितनी कॉस्ट आपकी लगी। तो आप देखो 1.19% से जो पिछले क्वार्टर में बढ़ गई थी, ऑब्वियसली बहुत बुरा हुआ था इनके साथ, मतलब ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन यार अच्छा बैंक था, तो पिछले क्वार्टर में इनकी क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी ऊंची हो गई थी अचानक से। तो वो अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज की तरफ दिख रहा है, आ रही है, बट अगेन आगे जाके चेक करना पड़ेगा कैसे होता है। तो यही था एक्सिस के बारे में भी और कोटेक के बारे में भी। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है अभी भी मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अब तो पिकअप करने वाले हैं बैंक्स, बिकॉज जब तक इनको डिपॉजिट का क्रंच आता रहेगा इनको प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई रोक नहीं सकता इनको। और कब तक आएगा, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट। तो हो गया, दोनों बैंक का डिस्कशन हो गया है। वैल्यूएशन वाइज मैं ज़्यादा, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, बिकॉज अपने मीडियन से तो ठीक ठाक ये प्राइस टू बुक पे चल रहे हैं। आगे जाके मुझे लगता है आएगा इसमें, मतलब ठीक लग रहे हैं वैल्यूएशंस, बट अगेन बीइंग सच अ लार्ज बैंक्स, बोथ ऑफ दीज,
आई डोंट थिंक देयर इज़ मच स्कोप फॉर प्राइस अप्रिशिएशन, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर आपको ऐसा चाहिए कि एक साल में 50% आपको रिटर्न दे दें तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। प्लस इनको जब तक डिपॉजिट का इशू रहेगा, जब तक हाई इंटरेस्ट रेट्स भी हैं और डिपॉजिट का भी इशू रहेगा, तब तक कैसे ये कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट ये रेज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि क्या सोल्यूशन निकालती है पूरी इंडस्ट्री एक साथ। तो ठीक है, HDFC का भी आएगा तो उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। आई होप आपको किस तरीके से इन बैंक्स को देखना है वो चीज़ें समझ आई होंगी। और ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।